हेलो एवरीवन, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द केस स्टडी। तो जैसे कि केस स्टडी के बारे में हमने 2 वीडियो पहले भी डाले हैं, इनके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं। फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। केस स्टडी का मतलब होगा भी किसी भी अध्ययन की एक इकाई, वो एक इकाई व्यक्ति भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, समुदाय भी हो सकता है। यदि उस इकाई का बारीकी से हम अध्ययन करें, उसके भूतकाल से लेकर वर्तमान काल की यात्रा का यदि हम अध्ययन करते हैं और उससे संबंधित सभी लोग, जैसे उसके दोस्त हो गए, उन सभी से यदि हम सूचना प्राप्त करते हैं तो वह व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कहलाती है। अब हम यहाँ पर पहले इसके मेरिट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ केस स्टडी करेंगे। क्वेश्चन इसके आ सकता है भी व्यक्तिगत अध्ययन विधि के गुण या इसकी उपयोगिता या महत्व के बारे में बताएं, तो क्वेश्चन एक ही बनेगा। पहला है हमारा गहन व सूक्ष्म अध्ययन, इंटेंसिव एंड माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो व्यक्तिगत अध्ययन है, इसमें किसी भी अध्ययन की इकाई का गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। उसके सभी पक्षों का विभिन्न संभाव्य स्रोतों से, जितने भी स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे उनके पत्र पत्रिकाएं भी हो सकती हैं, व्यक्ति के जीवन इतिहास भी हो सकता है, उनके दोस्तों से, परिवार के सदस्यों से, स्कूल से रिकॉर्ड, सभी तरह के जितने संभव स्रोत हैं उन सभी से सूचना प्राप्त करके उसका गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इकाई से संबंधित संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट स्टडी ऑफ द यूनिट। इसमें अध्ययन इकाई का पूर्णतः अध्ययन किया जाता है, संपूर्णता के साथ अध्ययन किया जाता है। इसमें अध्ययन इकाई के सभी पक्षों, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सभी पक्षों का गहराई से अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग, मतलब वेरियस टेक्निक्स इसमें यूज की जाती है। इसमें जो केस स्टडी है, व्यक्तिगत अध्ययन है, इसमें तथ्य संकलन के लिए प्रश्नावली, अनुसूची, प्रश्नावली की बजाय अनुसूची का इसमें प्रयोग किया जाता है, और साक्षात्कार और अवलोकन विधि का इसमें लाभ मिलता है। इन तीनों विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों विधियों के जो लाभ है वो लाभ केस स्टडी या व्यक्तिगत अध्ययन विधि में मिलते हैं। उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायक है। देखिए, उपकल्पनाओं का मतलब होता है किसी भी, जब हम शोध कर रहे हैं तो उससे संबंधित काल्पनिक समाधान या काल्पनिक विचार, कोई भी समस्या से संबंधित हम काल्पनिक समाधान कब ढूंढ सकते हैं, कब काल्पनिक विचार हमारे दिमाग में आएगा, यदि वो हमें उस समस्या के बारे में ज्ञान है। तो उपकल्पनाओं के निर्माण का आधार ज्ञान या सूचना या जानकारी होती है, और केस स्टडी है यह हमें उस समस्या से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाती है और उसी जानकारी के आधार पर हम उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इसके पश्चात व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि, इन्हांसमेंट ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जब शोधकर्ता व्यक्तिगत अध्ययन करता है, किसी भी इकाई का गहनता से अध्ययन करता है, उनके सभी पक्षों का सभी स्रोतों से बारीकी से अध्ययन करता है, तो निसंदेह उसके स्वयं के अनुभव में, उसके एक्सपीरियंस में वृद्धि होती है। अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट तत्वों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र में जो सामाजिक घटनाएं या सामाजिक तत्व या जिस सामाजिक इकाई का अध्ययन हम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे अमूर्त तत्व भी होते हैं, क्योंकि इसका संबंध मानव व्यवहार से है, और मानव व्यवहार में बहुत सारे अमूर्त तत्व भी होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। उन अमूर्त तत्वों को हम अवलोकन विधि या साक्षात्कार विधि या अनुसूची विधि, इनमें उनका अध्ययन नहीं कर सकते। उन अमूर्त तत्वों का अध्ययन केवल केस स्टडी या व्यक्तिगत अध्ययन विधि में किया जा सकता है। तो इस विधि का एक महत्वपूर्ण गुण ये भी है कि इसमें अमूर्त तत्वों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं पर समय के प्रभाव का भी अध्ययन, इन टाइम इन्फ्लुएंस का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। भी सामाजिक घटनाएं हैं, जो घटनाएं वर्तमान में घटित हो रही है, उन घटनाओं पर भूतकाल में क्या प्रभाव पड़ा और आगे इसका क्या प्रभाव रहेगा, उस घटना में आगे भविष्य में क्या परिवर्तन आएगा, इन सब का अध्ययन केस स्टडी के अंतर्गत किया जाता है। जैसे मान लीजिए वर्तमान में कोई व्यक्ति है, वो व्यवहार कर रहा है, भूतकाल में वो कैसा था और आगे भविष्य में उसी आधार पर विश्लेषण करेंगे भी भविष्य में वो कैसा होगा। तो सामाजिक घटनाओं पर समय के प्रभाव का अध्ययन भी इस विधि में किया जाता है, जो कि अन्य किसी विधि में नहीं किया जाता। परिवर्तन का ज्ञान, देखिए समाज एक परिवर्तनशील है, इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, और व्यक्तिगत अध्ययन विधि के अंदर कोई भी सामाजिक घटना के भूतकाल का अध्ययन किया जाता है, भी भूतकाल में वो कैसी थी और वर्तमान में वो कैसी है, और भूतकाल में कैसी थी और अब वो कैसी, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो इस परिवर्तन का ज्ञान है वो व्यक्तिगत अध्ययन विधि में किया जाता है। तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि सामाजिक परिवर्तन को जानने के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। प्रेरक कारकों का अध्ययन, कोई भी सामाजिक घटना है, कोई भी व्यक्ति का व्यवहार है, वो अकस्मात या अपने आप नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं,
और व्यक्तिक अध्ययन विधि इन कारणों का पता लगाती है। भी कोई घटना, जैसे दो संप्रदायों के बीच में दंगे हुए, तो उन दंगों के पीछे कारण क्या था, व्यक्तिक अध्ययन विधि के द्वारा उन कारणों का अध्ययन किया जाता है। तो प्रेरक कारकों का अध्ययन करने के लिए विधि महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व का अध्ययन, इस विधि का एक महत्वपूर्ण लाभ ये भी है, स्टडी ऑफ द पर्सनालिटी, की जो महान व्यक्तित्व है उनका भी गहराई से अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे उनका शिक्षा उन्होंने किस परिस्थितियों में प्राप्त की, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे उन्होंने उच्चतम शिखर हासिल किया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये फिर आम लोगों के लिए एक रोल मॉडल या प्रेरणा स्रोत बन जाती है। तो व्यक्तित्वों के, महान पर्सनालिटी के अध्ययन में भी ये विधि महत्वपूर्ण है। हर तरह की सूचनाओं का संकलन, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट इसमें की जाती है, चाहे वो सूचनाएं प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक सूचना हो। अध्ययन से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन व्यक्तिक अध्ययन विधि में किया जाता है। इकाइयों का वर्गीकरण एवं तुलना, व्यक्तिक अध्ययन विधि में गुणात्मक तथ्य संकलन किए जाते हैं और उन्हीं गुणों के आधार पर अध्ययन इकाइयों को अलग अलग वर्गों में समानता और असमानता के आधार पर बांटा जाता है और फिर उनकी आपस में तुलना भी की जा सकती है। तो व्यक्तिक अध्ययन विधि इकाइयों के वर्गीकरण और उनके तुलना में बहुत ही उपयोगी विधि है। इसके पश्चात आगे अपना नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स और लिमिटेशन ऑफ केस स्टडी। मतलब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि केस स्टडी के अवगुण क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, इसके दोष क्या है। पहला, ये टाइम कंज्यूमिंग, समय की खपत होती है। इसमें समय की खपत कैसे होती है, क्योंकि एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्तिक अध्ययन की विधि है, ये किसी भी अध्ययन इकाई का भूतकाल से लेकर वर्तमान तक की जो यात्रा है उसका गहराई से अध्ययन करती है और इसके आधार पर भविष्य से संबंधित निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। तो यह एक लंबी अवधि तक चलने वाला कार्यक्रम है, इसमें कई सालों तक लग जाते हैं। तो इसमें समय की बहुत ज़्यादा खपत होती है, जबकि अन्य विधियाँ यही काम थोड़े से समय में कर देती है। धन की खपत, वेल्थ कंज्यूमिंग, इस विधि में लंबे समय तक चलने के कारण इसमें धन की खपत भी ज़्यादा होती है। श्रम शक्ति की खपत, मैन पावर कंज्यूमिंग है, क्योंकि लंबे समय तक विधि चलती है और जब लंबे समय तक चलती है तो उसके हमें बहुत सारे कर्मचारियों और अधिकारियों की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है और उनको सैलरी वगैरह भी देनी पड़ती है। और दूसरा, इसमें धन की खपत होती है, इसका एक हम ये भी लिख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे टूल एंड टेक्निक्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। जैसे अवलोकन के लिए प्लानिंग तैयार करनी है, या फिर अनुसूची तैयार करनी है, या फिर साक्षात्कार लेना या साक्षात्कार अनुसूची तैयार करनी है, तो उसमें भी समय भी लगता है और उसमें धन की खपत भी होती है। तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि के दोष ये है कि समय, धन और श्रम शक्ति को खपत करने वाली विधि है। पक्षपात की संभावना, इस विधि में, व्यक्तिगत अध्ययन विधि में पक्षपात की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इस पर जो शोध करता है उसके ऊपर किसी तरह का नियंत्रण नहीं रहता और न ही उसमें किसी तरह की एक संगठन रहता है, उस प्लानिंग रहती है। इसीलिए इस विधि को अनियंत्रित विधि, असंगठित विधि भी कहा जाता है। दूसरा कारण ये भी है कि लंबी अवधि तक ये चलने वाली विधि है, इसलिए शोधकर्ता को उस घटना से अपने आप को पूरी तरह से तटस्थ रखना लंबी समय तक बहुत मुश्किल काम होता है। तो इस विधि में शोधकर्ता की तरफ से और सूचना स्रोतों के माध्यम से भी पक्षपात की संभावना बहुत अधिक रहती है। लिमिटेड स्टडी, एक इनका दोष ये है कि एक सीमित क्षेत्र का अध्ययन करती है, मतलब एक विशिष्ट इकाई का ही अध्ययन करती है और उसी विशिष्ट इकाई के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकलते हैं वो पूरे समुदाय या समूह पर या समाज पर लागू कर दिए जाते हैं, जो कि सही नहीं है। निदर्शन प्रणाली का अभाव, व्यक्तिगत अध्ययन विधि का एक अन्य दोष यह भी है कि इसमें निदर्शन प्रणाली का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, मतलब इकाइयों के चयन में निदर्शन या सैंपलिंग मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी कारण से जो इकाइयाँ अध्ययन के लिए चयन की जाती है वो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसके पश्चात अवैज्ञानिक प्रविधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि है वो पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है, क्योंकि सूचनाओं, इकाइयों का चयन करना हो चाहे सूचनाओं का संकलन करना हो, इन किसी में भी वैज्ञानिक तत्वों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक विधि है, विश्वसनीय विधि नहीं है। दोषपूर्ण जीवन इतिहास, डिफेक्टिव लाइफ हिस्ट्रीज, इसका तात्पर्य ये होगा कि जो व्यक्तिगत अध्ययन विधि है इसमें जो तथ्यों का संकलन किया जाता है वो व्यक्ति के जीवन इतिहास से भी किया जाता है और जीवन इतिहास
ये व्यक्ति का अध्ययन मानकर चलती है भी जीवन इतिहास में जो वर्णन किया गया है वो सत्य है, जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि जीवन इतिहास को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, उनको सत्यापित नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसी के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो प्रमाणित या सत्यापनशील नहीं होंगे, वो सही नहीं होंगे। तो जीवन इतिहास जो तथ्य संकलन करते हैं वो ये एक दोषपूर्ण तरीका है। अप्रमाणित तथ्य, अनवेरीफाइड फैक्ट्स, देखिए इसमें हम जो तथ्य सेलेक्ट करते हैं वो जिन स्रोतों से सेलेक्ट करते हैं उनका वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता, उनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। और जिनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता इसका मतलब उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो निष्कर्ष सही नहीं होंगे। जैसे तथ्य संकलन हम किससे करते हैं, प्रश्न अनुसूची विधि से करते हैं, साक्षात्कार विधि से करते हैं, या फिर अवलोकन विधि से हम प्राथमिक सूचनाओं का संकलन करते हैं। और द्वितीयक सूचनाएं जो किसी के द्वारा लिखी गई डायरियां भी हो सकती है, निजी पत्र भी हो सकते हैं, या जीवन इतिहास हो सकता है, या अन्य स्रोतों का भी वर्णन हमने किया है। परंतु ये जो सभी सूचना स्रोत हैं इन किसी का भी से प्राप्त सूचनाओं को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो अप्रमाणित तथ्यों से जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो निष्कर्ष भी विश्वसनीय नहीं होंगे। अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, इस विधि का एक बहुत बड़ा दोष ये है कि इसमें जो शोध करता है वो अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो गहराई किसी भी अध्ययन इकाई का बड़ी गहनता से अध्ययन करता है, सूक्ष्मता से अध्ययन करता है, सभी पक्षों का अध्ययन करता है। तो उसे यह और कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैंने इस इकाई को पूरी तरह से समझ लिया है और मैंने इस अध्ययन इकाई का समाधान खोज लिया है, और इसी आत्मविश्वास के कारण उसका अध्ययन है वो भी प्रभावित हो जाता है। तो अति आत्मविश्वास भी इस जो अध्ययन विधि है इसका एक महत्वपूर्ण दोष है। अब वो जो क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया है उसी को हमने यहाँ पर नोट्स के रूप में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करेंगे नहीं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के गुण, मेरिट और इम्पोर्टेंस या उपयोगिता भी हम कह सकते हैं इसको। गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन, पहला पॉइंट, व्यक्तिगत अध्ययन विधि किसी भी सामाजिक इकाई के सभी पक्षों का गहनता और सूक्ष्मता से अध्ययन करती है। बर्गेस ने क्या कहा है, व्यक्तिगत अध्ययन प्रविधि को एक सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र माना है, क्योंकि यह छोटी से छोटी चीज़, बारीक से बारीक चीज़ का भी अध्ययन करती है। इकाई से संबंधित संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज, व्यक्तिगत अध्ययन विधि का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि किसी भी सामाजिक इकाई के सभी पक्षों का संपूर्णता के साथ अध्ययन करती है। विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग वेरियस टेक्निक्स में यूज की जाती है। इसमें विभिन्न प्रविधियों जैसे साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन आदि सभी विधियों का लाभ इसमें मिलता है। उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायक है। उपकल्पनाओं का निर्माण ज्ञान के आधार पर किया जाता है, और व्यक्तिगत अध्ययन विधि समस्या से संबंधित हमें ज्ञान देने में सहायक है, और इसी ज्ञान के आधार पर उपकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। व्यक्तिक अनुभव में वृद्धि, व्यक्तिक अध्ययन में शोधकर्ता अध्ययन की सामाजिक इकाई का इतनी गहनता से अध्ययन करता है कि उसका व्यक्तिगत अनुभव में स्वतः वृद्धि होती है। अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट तत्वों का भी अध्ययन, सामाजिक घटनाएं और मानव व्यवहार की प्रकृति बड़ी जटिल होती है, क्योंकि उनमें बहुत से अमूर्त तत्व होते हैं, और इन्हीं अमूर्त तत्वों का व्यक्ति अध्ययन विधि है, इसके अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं पर समय के प्रभाव का अध्ययन, व्यक्ति का अध्ययन न केवल सामाजिक घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करता है, बल्कि उन घटनाओं के ऐतिहासिक स्वरूपों और उनके भविष्य का भी विश्लेषण करता है। परिवर्तन का ज्ञान, समाज परिवर्तनशील है। व्यक्ति के अध्ययन में सामाजिक इकाई के भूतकाल, वर्तमान काल दोनों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार भूतकाल व वर्तमान के अध्ययन के माध्यम से समाज में होने वाले परिवर्तनों का भी ज्ञान होता है। प्रेरक कारकों का अध्ययन, व्यक्ति का अध्ययन की एक उपयोगिता यह भी है कि किसी भी सामाजिक इकाई के प्रेरक या जिम्मेदार कारकों का अध्ययन भी ये करती है। व्यक्तित्वों का अध्ययन, स्टडी ऑफ पर्सनैलिटीज, व्यक्ति का अध्ययन विभिन्न महान व्यक्तित्वों के जीवन गुणों, क्षमताओं, स्वभाव, चरित्र, उनके जीवन संघर्ष आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक है। इसके पश्चात आएगा हर तरह की सूचनाओं की प्राप्ति। व्यक्ति का अध्ययन सामाजिक शोध से संबंधित हर तरह की प्राथमिक या फिर द्वितीयक सूचनाओं की प्राप्ति में महत्वपूर्ण विधि है। इकाइयों का वर्गीकरण व तुलना, व्यक्ति के अध्ययन द्वारा विभिन्न इकाइयों के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, जिसके आधार पर इकाइयों का वर्गीकरण और तुलना करना आसान है। व्यक्ति का अध्ययन प्रविधि के दोष, यद्यपि व्यक्ति का अध्ययन प्रविधि सामाजिक इकाई के गहन, सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन के लिए अति उपयोगी है, इसके बावजूद भी इस प्रविधि में अनेकों दोष हैं, जिनका विस्तार से वर्णन इस प्रकार है। समय की खपत, व्यक्ति का अध्ययन किसी भी सामाजिक इकाई के भूतकाल और वर्तमान काल की गहनता एवं सूक्ष्मता से विश्लेषण करती है। इस प्रक्रिया में वर्षों लग सकते हैं, अतः यह एक समय खपत करने वाली विधि है। धन की खपत, जब समय ज़्यादा लगेगा
तो निसंदेह उसमें धन की खपत भी होगी। मानव श्रम की खपत व्यक्ति का अध्ययन प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलेगी, जिसमें बहुत से व्यक्ति और कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जिससे अनावश्यक रूप से मानव श्रम की भी खपत होती है। पक्षपात की संभावना, इस विधि में सदैव पक्षपात की संभावना बनी रहती है, क्योंकि लंबी अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया है और लंबी अवधि तक एक शोधकर्ता द्वारा अध्ययन इकाई से अपने को तटस्थ रखना बहुत ही मुश्किल काम है। सीमित अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन प्रविधि का सबसे बड़ा दोष यह भी है कि यह केवल सीमित या कुछ एक इकाइयों का अध्ययन ही करते हैं और उन्हें अन्य इकाइयों पर लागू कर दिया जाता है। निदर्शन प्रणाली का अभाव, व्यक्तिगत अध्ययन के एक अन्य सीमा इसमें निदर्शन प्रणाली का अभाव पाया जाता है, जिससे सही प्रतिनिधित्व या इकाइयों का अध्ययन नहीं हो पाता। व्यक्तिगत अध्ययन विधि वैज्ञानिक भी नहीं है, इसमें वैज्ञानिकता का भी अभाव पाया जाता है, क्योंकि इसमें इकाइयों के चयन, सूचनाओं के संकलन आदि में कोई वैज्ञानिकता का प्रयोग नहीं किया जाता। संपूर्ण प्रक्रिया शोधकर्ता द्वारा मनमाने ढंग से पूरी की जाती है। दोषपूर्ण जीवन इतिहास, व्यक्तिगत अध्ययन में जीवन इतिहास से जो सूचनाएं संकलित की जाती है, लेकिन ये जीवन इतिहास स्वयं में अप्रमाणित और दोषपूर्ण होते हैं, इसलिए इनसे जो सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो भी सही नहीं होंगे। अप्रमाणित तथ्य, अनवेरिफाइड फैक्ट्स, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में शोधकर्ता जीवन तथ्यों का संकलन करता है, उनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, अतः अप्रमाणित तथ्यों से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो भी दोषपूर्ण ही होंगे। अति आत्मविश्वास, इसमें सभी पक्षों का बारीकी से अध्ययन करता है, इसलिए शोधकर्ता के मन में बहुत आत्मविश्वास आ जाता है। वो ये सोचता है कि मैंने इस समस्या को जान लिया है, पहचान लिया है, इसका समाधान ढूंढ लिया है, और यही आत्मविश्वास उसके लिए हानिकारक सिद्ध भी हो सकता है। उपरोक्त विवेचना, इसका सारांश में हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि व्यक्ति का अध्ययन में अनेकों दोष है, परंतु इन दोषों को शोधकर्ता की सूझबूझ से दूर किया जा सकता है। अतः व्यक्तिगत अध्ययन प्रविधि किसी भी सामाजिक इकाई के गहन व सूक्ष्म अध्ययन में आज भी एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।